समझो एक बार। देखो आज जो टॉपिक है अपने पास उसमें लिखा हुआ है सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। देखो जैसे मान लो मैं तुम्हारे को एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे छोटी क्लासों में तुमने जोड़ और घटाव के इक्वेशन किए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे अपन ने लिख दिया 3.7 और यहाँ लिखा है 5.23 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 4.15 और 6 लिखा हुआ है। एक बार समझो इसको। देखो ये वाले मान लिखे हुए हैं, मैंने ये बोला इन तीनों का तुम्हारे को योगफल ज्ञात करना है, इन तीनों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात जब अपन करते हैं तो देखो यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ दशमलव के बाद देखो कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। मेरी बात समझो, जब अपन ने छोटी क्लासों में योगफल किया तब अपन ने क्या किया बताओ, तब अपन ने यहाँ 3 स्थान बढ़ाने के लिए दशमलव के बाद 3 अंक लाने के लिए यहाँ एक 0 लगा दिया अपन ने, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक लाने के लिए यहाँ भी अपन ने क्या लगा दिए बताओ, 0 लगा दिया। अब मेरी बात समझो, 0 लगा के अपन ने जोड़ कर लिया, उसका योग कर लिया, तो ये 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये 9 और 1 10 हो गया, एक हासिल की होगी तो 5 3 8 4 12 और कितना हो गया बताओ 13। ये अपना आंसर आ गया है ना, ये अपना आंसर सही था। अब मेरी बात समझो, मैं यहाँ तुम्हारे को जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो। यहाँ देखो अगर मान लो यहाँ लिख दिया मैंने मीटर लिख दिया, मेरी बात समझना, यहाँ मीटर 3.7 मीटर लिखा हुआ है ना, और इसके बाद में यहाँ 3.7 आगे मीटर लिखा हुआ है, 5.23 और मीटर लिखा हुआ है, 4.15 और मीटर लिखा हुआ है। समझो बात को ध्यान से, अगर मीटर लिखा हुआ है अपने पास तो अपने पास देखो यहाँ अपन 0 मान के तुम हल करोगे। मेरी बात समझना, दशमलव के बाद अपने को कितने स्थान चाहिए बताओ, 3 स्थान चाहिए। यहाँ मैं 0 मानूंगा, वो 0 मानना गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्योंकि देखो मेरे को दशमलव के बाद 3 स्थानों पर गणना करनी थी। मान लो किसी भी चीज का मैंने मापन किया है तो मेरे को दशमलव के बाद कितने स्थानों तक मापन करना था बताओ, 3 स्थानों तक मापन करना था। लेकिन मैं यहाँ जो मापन कर पाया बताओ वो कितने स्थानों तक कर पाया, 2 स्थानों तक ही कर पाया। अब मैं मेरे मन से 0 तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये वाला मान 0 है या 0 के अलावा 1 से 9 तक का कोई अंक है, जरूरी थोड़ी है यहाँ 0 ही है आगे। भाई मैं तो इसका मापन ही नहीं कर पाया ना आगे, तो मैंने तो कितना लिख दिया 5.23, बस मैं आगे वाले को माप ही नहीं पाया। तो मुझे क्या पता है 0 है, मुझे हो सकता है 0, लेकिन जरूरी थोड़ी भाई 0 ही हो, 0 के अलावा भी तो कोई अंक हो सकता है, 1 से 9 तक कोई अंक हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ मैं 0 लिखूंगा वो गलत है, मेरे मन से कुछ नहीं लिख सकता। ऐसे ही बताओ यहाँ दशमलव के बाद देखो 3.7 लिख दिया, एक ही अंक है, जबकि मेरे को कितने अंक और चाहिए थे बताओ, 2 अंक और चाहिए थे, लेकिन मैं माप ही नहीं पाया उसको, मैं माप ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब यहाँ अपन जो 0 लगाएंगे, अगर मापन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो 0 लगाना और यहाँ 0 लगाना गलत है, क्योंकि यहाँ 0 के अलावा भी तो कोई मान हो सकता है, यहाँ 0 के अलावा भी कोई मान हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ कोई मात्रक लगाया हुआ है, मापन से अपन ने उनको प्राप्त किया है, तो यहाँ 0 लगा के उसका अपन जोड़ कर लेना सही नहीं माना जाएगा। अभी ये इसका जो आंसर है वो गलत आंसर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आगे वाले को मैं माप ही नहीं पाया, यहाँ भी मेरे को दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए थे, लेकिन मैं 1 अंक तक ही माप पाया। यहाँ भी मेरे को दशमलव के बाद 3 चाहिए थे, लेकिन मैं 2 तक ही माप पाया। तो यहाँ भी गलती है, यहाँ सही है मापन। समझ गए मेरी बात को? तो अगर यहाँ अपन सही मान नहीं बता पा रहे, आगे वाले 2 अंक नहीं बता पा रहे, यहाँ आगे वाला 1 अंक नहीं बता पा रहे, तो आंसर भी अपना क्या है बताओ, गलत है। फिर क्या करना है इसमें? फिर करना ये है अपने को जो आंसर आया, देखो आंसर को सही कैसे करेंगे? आंसर को सही करने का तरीका ये है कि अपना जो आंसर आ गया, अब देखो तीनों जो अपन ने मापन किए उनमें देखो दशमलव के बाद में कम से कम अंक कितने हैं वो देखो एक बार।
दशमलव के बाद में कम से कम अंक है 3.7 में, दशमलव के बाद में कम से कम एक अंक कितना है बताओ, 1 है। तो जो अपना आंसर आया, अपना जो परिणाम आया, अपना जो रिजल्ट आया, उसमें भी दशमलव के बाद में कितना अंक लिखना पड़ेगा, 1 ही अंक लिखना पड़ेगा, तो फिर वो आंसर सही माना जाएगा। तो बताओ दशमलव के बाद 1 ही लिखना है मेरे को, तो मैं किसको पूर्णांकित करूंगा बताओ, 0 को। मैं 0 को पूर्णांकित करूंगा, तो देखो 0 को पूर्णांकित करूंगा तो 0 के बाद वाला अंक देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो बताओ 0 में 1 जोड़ देंगे, जिसको पूर्णांकित करना है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ अपने पास, ये आ जाएगा 13.1 मीटर। ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये सही आंसर होगा। अगर यार मेरी बात समझो वापस, अगर यहाँ मीटर नहीं लिखा हुआ होता तो ये सही आंसर था इसका, ये सही आंसर था, इसकी अपने को जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर तुमने उसको मापन से प्राप्त किया है, तुमने उसको किससे प्राप्त किया है बताओ, मापन से अगर तुमने उसको प्राप्त किया है, तो दशमलव के बाद में अपने को कहां तक अंक लिखने हैं, जितने न्यूनतम अंक है, जितने न्यूनतम अंक है। तो न्यूनतम अंक अपने को किस में मिल रहे हैं बताओ, 3.7 में मिल रहे हैं। कितना न्यूनतम अंक है बताओ उसमें, 1। तो दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए भाई, तब सही माना जाएगा। अभी आंसर गलत है तो अपन ने उसको पूर्णांकित कर लिया, 0 को पूर्णांकित करना है तो आगे वाला अंक 5 से बड़ा है, 1 जोड़ लिया, तो आंसर आ गया कितना, 13.1 और 1 मीटर। इतनी बात क्लियर हुई? ये लिखा हुआ है, गठाव में भी यही चलेगा। देखो गठाव का उदाहरण देता हूं मैं तुम्हारे को, समझो गठाव में भी यही चलेगा। इसका जो सही आंसर है वो कितना है बताओ, 13.1 और आगे क्या लिख दो बताओ, मीटर लिख दो, ये इसका सही आंसर है। अब देखो गठाव वाले का उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5.4, 8 और 7 लिख दिया, और यहाँ मुझे मैंने लिखा है 4.2 लिख दिया। यहाँ समझो मेरी बात, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब मेरी बात समझो ध्यान से, 5.487 में से मुझे कितना घटाना है, 4.2 को घटाना है। यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है, देखना यहाँ भी मीटर लिखा हुआ है और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है बताओ, मीटर लिखा हुआ है। मेरी बात समझो, अगर यहाँ मीटर नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ अगर मीटर नहीं लिखा हुआ होता तो 2 के बाद में मैं 2 जीरो मान लेता, यहाँ 2 जीरो लिख देता और फिर वो उसका घटाव कर लेता, लेकिन अपने पास क्या है बताओ, यहाँ उसको मापन से प्राप्त किया है अपन ने, उसको मापा है अपन ने, तो यहाँ 2 जीरो अपने मन से लगाना गलत माना जाएगा, क्योंकि अपने को तो वो मान ही पता नहीं है भाई 4.2 के आगे कितना मान है। अपन तो अपने मन से ही लिख रहे हैं, अपने मन से 0 लगा दिए, अपने को क्या पता है भाई कितना मापन है, अपन तो माप ही नहीं पाए उसको। तो कहने का मतलब क्या है, अपने पास देखो इसको तुम हल करो एक बार, तो 7 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये 2 हो गया, घटाव कर रहा हूं मैं, और बताओ ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये जो आंसर है वो अपना गलत है, क्यों? क्योंकि बताओ ये वाले 2 अंक में माप ही नहीं पाया, ये वाले 2 अंक मैंने 0 मान के घटाया है, मुझे क्या पता है 0 है। ये 1 से 9 तक भी कोई अंक हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, लेकिन 1 से 9 तक भी तो कोई अंक हो सकते हैं। तो इसलिए अपन ने क्या कर रहे हैं बताओ, अब अपने पास क्या देखना है, दशमलव के बाद देखना है अपने को कम से कम कितने अंक लिखे हुए हैं, वो देखो इन दोनों में से किसमें दशमलव के बाद कम से कम अंक है। तो बताओ 4.2 में दशमलव के बाद भी 1 अंक है, तो अपना जो आंसर है, अपना जो परिणाम है, उसमें भी दशमलव के बाद में बताओ कितना अंक आना चाहिए, 1 ही अंक आना चाहिए। दशमलव के बाद में उसमें भी कितना अंक आना चाहिए बताओ, उसमें भी अपने पास 1 ही अंक आना चाहिए। दशमलव के बाद में उसमें भी अपने पास 1 ही अंक आना चाहिए। तो बताओ क्या कर देंगे, दशमलव के बाद 1 ही अंक आना चाहिए, तो किसको पूर्णांकित करना है बताओ, 2 को पूर्णांकित करना है। 2 के बाद वाला अंक देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्या है बताओ, किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, मतलब इसका सही आंसर होगा 1.3 मीटर। बस
इसका सही आंसर कितना हो गया बताओ? 1.3 मीटर। हाँ, मैं इसका सही आंसर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इसका सही जो आंसर होगा वो यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसका जो सही आंसर है वो है 1.3 मीटर। ये सही आंसर है इसका, 1.3 मीटर इसका सही आंसर है। तो अब ये नियम समझ आया होगा। योग एवं व्यकलन में क्या नियम बताया है? संख्याओं के योग अथवा व्यकलन से प्राप्त परिणाम, मतलब जोड़ कर रहे हैं या घटाव कर रहे हैं, उससे जो लास्ट अपना परिणाम आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की योग या व्यकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। ये कहना चाह रहा है कि अपने पास जो अंतिम परिणाम आएगा जोड़ करने के बाद या घटाने के बाद, अपना जो आंसर आ रहा है, अपना जो परिणाम आ रहा है, अपना जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें दशमलव के बाद में अपने को कितने अंक रखने हैं, जितने की अपने पास क्या है बताओ? न्यूनतम है। तो बताओ इसमें न्यूनतम कितने थे? दशमलव के बाद 1 था। इसमें दशमलव के बाद न्यूनतम कितना था? 1 था। तो अपने जो लास्ट आंसर लिखा उसमें भी दशमलव के बाद में न्यूनतम अंक रखे हैं। बताओ इसमें 1 है तो अपन ने इसमें भी 1 रखा है, और इसमें 1 है तो अपन ने इसमें भी क्या रखा है? 1 रखा है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये नियम क्लियर हो गया होगा। योग एवं व्यकलन वाला। योग का मतलब तो जोड़ करना, व्यकलन का मतलब बाकी, जिसको अपन कह सकते हैं घटाव। घटाव करना, सबट्रैक्शन करना। लगाओ। देखो अगला जो नियम है वो गुणन एवं भाग में लगा रहे हैं अपने। संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक, यहाँ बात हो रही है भाई सार्थक अंक की बात हो रही है। मेरी बात समझो। देखो जोड़ और घटाव किया था, अभी अपन ने योग एवं व्यकलन किया था। उसमें अपन क्या कर रहे थे बताओ? उसमें जो अपना आंसर आ रहा था, उसमें जो अपना रिजल्ट आ रहा था, परिणाम आ रहा था, उसमें दशमलव के बाद अपन उतने ही अंक लिख रहे थे जितने की अपने पास न्यूनतम अंक थे। जितने की अलग अलग मापन थे, तो किसी भी मापन अपने पास जिस मापन में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक कितने थे, जैसे मान लो किसी में 1 न्यूनतम अंक था, तो अपने पास जो लास्ट आंसर आया था, लास्ट जो परिणाम आया था, उसमें भी दशमलव के बाद में अपने कितने न्यूनतम अंक लिखे थे बताओ? 1 ही न्यूनतम अंक लिखा था। कहने मतलब दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक है वो अपन ने किस में लिखे थे बताओ? आंसर में लिखे थे, परिणाम में लिखे थे। यहाँ किसकी बात करेगा? ये न्यूनतम अंक की बात नहीं करेगा, ये सार्थक अंक की बात कर रहा है। यहाँ वहां दशमलव के बाद में अपन ने देखे थे भाई न्यूनतम अंक कितने हैं दशमलव के बाद में। अगर 1 था तो आंसर में भी दशमलव के बाद में न्यूनतम अंक 1 लिख दिया था। और अगर मान लो दशमलव के बाद में न्यूनतम अंक 2 है, दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें भी दशमलव के बाद में न्यूनतम अंक अपने को कितने लिखने पड़ेंगे बताओ? 2 लिखने पड़ेंगे। यहाँ किसकी बात कर रहा है? यहाँ सार्थक अंक की बात कर रहा है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ किसकी बात कर रहा है? वो सार्थक अंक की बात कर रहा है। तो ये लिखा है संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। समझो इसको, उदाहरण से समझो एक बार। कैसे? देखो जैसे अपने को घनत्व निकालना है, घनत्व का सूत्र जानते हैं अपन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। सूत्र से मतलब नहीं है। द्रव्यमान का मान ये दे रखा है 4.237 ग्राम में है ये, और आयतन का मान दे रखा है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है। भाग लगा दिया, ये अपना आंसर आ गया, मात्रक आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात समझो, मैं ये पूछूं तुम्हारे को कि ये जो लिखा हुआ है, एक बार देखो, द्रव्यमान है ये लिखा हुआ, इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ? सार्थक अंक अपन ने निकालना सीख लिया। बताओ 4 सार्थक अंक है अपने पास, इसमें 4 सार्थक अंक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। और इसमें अपने पास 3 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। तो ये क्या कह रहा है कि अपने पास जो
अंतिम अपना परिणाम आएगा, अंतिम अपना परिणाम आएगा उसमें यहाँ देखो कम से कम जिसमें सार्थक अंक है, तो कम से कम सार्थक अंक इसमें है 2.51 में है 3 है, तो अपने आंसर जो आएगा अपना जो परिणाम आएगा उसमें भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए बताओ 3। इन दोनों में से जिसमें कम से कम है उतने ही उसमें होने चाहिए। तो बताओ अभी देखो कितने सार्थक अंक आ रहे हैं, अभी जो इसको भाग लगाने से आंसर आया तो इसमें सार्थक अंक है 1 2 3 4 5, 5 है। लास्ट वाला 0 भी सार्थक माना जाएगा क्योंकि इसमें क्या आ गया है बताओ 10 आ गया है, और वैसे भी अपन ने देखो इसको मापन से प्राप्त किया है, मात्रक लगाया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब इसमें कितने सार्थक अंक आ गए बताओ 5 आ गए। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने ये पढ़ा है भाई जो भी यहाँ अपने पास है उनमें देखो कम से कम सार्थक अंक किसमें है, तो कम से कम सार्थक अंक किसमें है कितने हैं, तो इसमें है और कितने हैं बताओ 3। तो अपने अंतिम आंसर अंतिम जो परिणाम है उसमें भी 3 ही रहने चाहिए। तो बताओ अपने को किसको पूर्णांकित करना है, इस 8 को पूर्णांकित करना है। क्योंकि देखो 1 और 2 इसको तो हटा नहीं सकते अपन, ये इधर से नहीं उधर से आओ, तुम तो उधर से आओ और देखो कितने लाने हैं अपने को, तो बताओ कितने लाने हैं अपने को 3 लाने हैं। तो अगर मैं 6 को पूर्णांकित करता हूँ तो मेरे पास 2 ही आएंगे, क्योंकि देखो 6 को पूर्णांकित करूंगा, एक बार सोचो करके बताता हूँ। 6 को अगर मैं पूर्णांकित करता हूँ तो बताओ 1 पॉइंट और 6 से आगे वाला 8 आ रहा है, 8 का मतलब वो अपने पास क्या है बताओ, 8 का मतलब वो 5 से बड़ा है, तो 1 जोड़ दूंगा तो 1.7 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ इसमें तो 2 ही सार्थक अंक आए, जबकि ये क्या कह रहा है बताओ कि कम से कम जो सार्थक अंक है उतने होने चाहिए, मतलब कम से कम इसमें है और 3 है तो 3 होने चाहिए अपने पास। तो 3 सार्थक अंक होने के लिए अपने को किसको पूर्णांकित करना पड़ेगा, इस 8 को पूर्णांकित करना पड़ेगा भाई, इस 8 को पूर्णांकित करना पड़ेगा। 8 से आगे वाला अंक देखना है, तो 8 से आगे वाला अंक बताओ 8 ही है, मतलब 5 से बड़ा है, तो इस 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 जाएगा, तो अपना आंसर हो गया 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये मात्रक हो गया उसमें। ऐसे गुणा में भी यही चीज लागू होगी। मैं गुणा के भी 1-2 उदाहरण लेकर तुम्हारे को क्लियर करता हूँ बात। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.1 गुणा 2.012, गुणा कर लिया आपने और इनको गुणा करने से ये आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 2.2132, ये आंसर आ रहा है, गुणा करने से आंसर आ रहा है। अब मेरी बात समझो, जब गुणा करने से ये आंसर आ रहा है अपने पास से, तो यहाँ अपने को देखना है कि न्यूनतम सार्थक अंक किसमें है। देखो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें सार्थक अंक है 2, 1 और 1 2 गए, 1 और ये 2, ये तुम समझो 1 1 2, ये नहीं 1 और ये 2 सार्थक अंक हो गए। इसमें सार्थक अंक देखो कितने हैं अपने पास, इसमें सार्थक अंक 1 2 3 और 4, देखो इसको भी सार्थक माना जाएगा। अपन ने बताया था कल नियम आया था कि 2 अशून्य अंकों के मध्य, ये अशून्य अंक है ये भी अशून्य अंक है, तो 2 अशून्य अंकों के मध्य का जो शून्य आएगा उसको सार्थक माना जाएगा। 2 अशून्य अंकों के मध्य का जो शून्य आएगा उसको सार्थक माना जाएगा, उसको सार्थक माना जाएगा, तो इसको भी सार्थक मानेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए बताओ, 4 सार्थक अंक हो गए। जबकि अपना जो अंतिम परिणाम है, अपना जो लास्ट आंसर है उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए, जो कि कम से कम सार्थक अंक है यहाँ, तो कम से कम बताओ किसमें है 1.1 में है 2, तो अपने आंसर में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए बताओ 2 होने चाहिए। तो किसको पूर्णांकित करोगे बताओ, इस 1 को करोगे या 2 को करोगे, 2 को पूर्णांकित करना है, 2 को पूर्णांकित करना है। 2 के बाद वाला अंक देखो, 2 के बाद वाला अंक 5 से क्या है बताओ छोटा है, तो जिसको पूर्णांकित करना है उसको क्या रहने देंगे बताओ, अपरिवर्तित रहने देंगे, उसको अपरिवर्तित रहने देंगे। तो बताओ अपने पास इसका आंसर कितना आ गया 2.2 आ गया। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण और लेके बता देता हूं मैं, बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने 5.23 लिख दिया और इसको गुणा किया है अपन ने 3 से गुणा किया है, 3 से गुणा कर लिया, बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा या 3 और
2 से गुना कर लो, 3 और 2 से गुना कर लो। बताओ 5.23 को 5.23 को इससे गुना करो एक बार, कितना आएगा? तो ये आ गया 3 दूनी 6, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 15। बताओ ये हो गया 6 13, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया। 2 के बाद में लगाना है अपने को, कितना आ गया बताओ? 2 के बाद में लगाना है तो ये आ गया, ये आंसर आ गया अपने पास कितना? 1.67, सॉरी 167.36 आंसर आ गया अपने पास गुणा करने से। अब बताओ ये आंसर सही है या गलत है? तो ये आंसर अपना गलत है। ऐसा क्यों? आंसर गलत कैसे है बताओ? क्योंकि अपने को यहाँ देखना है न्यूनतम 60 तक अंक किसमें है, न्यूनतम 60 तक अंक किसमें? देखो इसमें 3 60 तक अंक है, इसमें कितने 60 तक अंक है बताओ? 2। तो अपने को जो अंतिम आंसर है, अंतिम परिणाम है, उसमें न्यूनतम 60 तक अंक रखने हैं अपने को। तो न्यूनतम बताओ इसमें है 2 60 तक अंक, इसमें तो कितने हैं बताओ? 3 है, इसमें कितने हैं? 2। अपने को न्यूनतम 60 तक अंक रखने हैं, तो बताओ इसमें न्यूनतम 60 तक अंक रखूंगा तो बताओ अपने पास कितने रहने चाहिए इसमें? बोलो 2 ही रहने चाहिए, 2 ही रहने चाहिए अपने पास। तो अब बताओ इसमें से 2 कैसे लिख पाएंगे अपन? इसमें से मेरे को ये बताओ 2 ही 60 तक अंक कैसे लिख पाओगे? देखो अगर मान लो तुम यहां से इसको पूर्णांकित करते हो, देखो अब इस 6 को ही पूर्णांकित करना पड़ेगा फिर यहाँ से। हाँ इस 6 को ही पूर्णांकित करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तभी तो 2 रह पाएंगे अपने पास। अगर मैं 7 को कर दूंगा, 7 को कर दूंगा तो फिर 3 रह जाएंगे, 3 को कर दूंगा तो फिर 4 रह जाएंगे, 6 को कर दूंगा तो फिर 5 रह जाएंगे। इसलिए मेरे को 6 को पूर्णांकित करना पड़ेगा। 6 के बाद वाला अंक देखो फिर कितना है? 7 है। तो बताओ 5 से बड़ा है तो फिर इसका आंसर कितना लिखना पड़ेगा? हालांकि आंसर गलत है इसका, आंसर तो गलत है। इसको इससे गुणा किया तो 17 थोड़ी आएगा। देख लो भाई 32 को इससे गुणा कर रहे हो तो 17 थोड़ी आएगा अपने पास, 17 थोड़ी आएगा। थोड़ा और अगर सही करना चाहे तो इसमें दशमलव लगा लो, दशमलव लगा लो। अब दशमलव के बाद 3 स्थानों तक आ जाएगा। लो दशमलव के बाद कहां तक आ जाएगा बताओ? 3 स्थानों तक आ जाएगा। मतलब ये होगा फिर गुणा इसका ये होगा और ये होगा। तो बताओ अपने पास ये 2 और ये 3, तो फिर बताओ कितने लिख पाऊंगा मैं? कितने न्यूनतम कितने 60 तक होने चाहिए? उसमें 2 होने चाहिए ना, 2 है, 2 होने चाहिए। तो 6 को पूर्णांकित करेंगे अपने, 6 के बाद वाला अंक बड़ा है तो बड़ा है, तो बताओ 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? अब ये सही आंसर हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं भाई। बस ध्यान ये रखना है, वापस समझ लो 1 मिनट बात है। ध्यान ये रखना है कि जब अपन ने योग एवं व्यकलन किया था तब अपन ने किसको देखा था? दशमलव के बाद न्यूनतम अंक देखे थे। न्यूनतम अंक जितने भी थे अंतिम परिणाम में भी उतने न्यूनतम अंक अपन ने लिख दिए थे। और जब अपन गुणन एवं भाग कर रहे हैं तो न्यूनतम अंकों से मतलब नहीं है, दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों से कोई मतलब नहीं है। इसमें मतलब किससे है बताओ? 60 तक अंकों से है। और 60 तक अंक भी कौन से वाले लेने हैं बताओ? न्यूनतम वाले लेने हैं। चलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।